माँ के बिना मायका वर्सेस सास वाले ससुराल में पकवान। आज तो पूरा दिन हो गया सिलाई करते करते, कमर में भी दर्द हो रहा है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। दिन का समय होता है। प्रियंका दिन भर सिलाई कर रही होती है। तभी वहां नरेश नशे की हालत में सुनील के साथ घर आता है। प्रियंका, ओ प्रियंका, कहाँ मर गई? अरे दिन भर से भूखा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त सुनील भी आया है, जल्दी से कुछ खाना बना दे। पिताजी आज फिर आप पीकर आ गए। मैं दिन रात मेहनत करके सिलाई से पैसे कमाती हूँ और आप अपनी दारू और जुए में लगा देते हो। इतना सुनते ही नरेश गुस्से में आ जाता है। अच्छा, तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? इतना कहकर नरेश प्रियंका को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। अरे भाई, अपनी ही बेटी को ऐसे मारेगा क्या? छोड़ दे उसे। अरे नहीं भाई, अगर इसको छूट दे दूं ना तो ये मेरे सिर पर चढ़कर तांडव करने लगेगी। अब यहीं खड़ी रहेगी क्या? जा जल्दी से हमारे लिए खाना बना। रोते हुए प्रियंका अपनी माँ को याद करती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अगर आज तुम मेरे साथ होती तो मेरे साथ इतना कुछ नहीं होता। इतना सोचते हुए वो रसोई में जाती है और चूल्हे पर दाल चावल सब्जी बनाने लगती है। तभी वहाँ गोलू आता है। दीदी, आप क्यों रो रही हो? लगता है आज फिर पिताजी ने आप पर हाथ उठाया ना? अरे नहीं, मैं नहीं रो रही, तू भी परेशान मत हो। मैं बस जल्दी से खाना बना रही हूँ, फिर हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। अब तू जा, आराम से पढ़ाई कर। प्रियंका की बात मानकर गोलू पढ़ने लग जाता है। कुछ देर में खाना तैयार हो जाता है। सुनील और नरेश खाना खाने के लिए बैठते हैं। अरे भाई, मेरी तो मजे की जिंदगी हो रही है। सारे दिन बस खाता पीता रहता हूँ, काम कुछ नहीं करता। अरे हाँ भाई, तेरे ही तो मजे हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं। हमारी ऐसी जिंदगी कहाँ। चल, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। ऐसा कहकर सुनील वहां से चला जाता है। तभी वहां सुरेंद्र आता है। लगता है तुम तो आज अपने चाचा को खाना खिलाना ही भूल गई। क्या बनाया है? अंकल जी, मैंने तो दाल चावल बनाए थे, थोड़े से बचे हुए हैं। आप बैठ जाइए, मैं भी आपके लिए लेकर आती हूँ। प्रियंका रसोई से सुरेंद्र के लिए खाना परोस कर ले आती है। सुरेंद्र खाना खा लेता है। हाँ हाँ, खाना तो तू बहुत अच्छा बना लेती है, बस थोड़ा अपनी जुबान को भी काबू में रखा कर, वरना किसी दिन तेरी जवानी खींच लूंगा। इतना कहकर सुरेंद्र वहां से चला जाता है। तभी वहां गोलू आता है। दीदी, अब तो मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो ना। प्रियंका रसोई में जाती है और देखती है कि थोड़ा सा ही खाना बचा है। हे भगवान, ये तो थोड़ा ही खाना बचा है। लगता है मुझे आज फिर भूखा ही सोना होगा। मैं तो फिर भी बड़ी हूँ, लेकिन गोलू तो बच्चा है, रात भर भूखा सो नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर प्रियंका सारा खाना गोलू को परोस देती है। दीदी, आप नहीं खाओगी क्या? नहीं, मेरा मन नहीं है। तू जल्दी से खाना खा ले और फिर आराम से सो जाना। इस तरह प्रियंका को रात भर भूखा ही सोना पड़ता है। सुबह का समय होता है। तभी वहां मुन्नी आती है। प्रियंका बेटा, मेरे चारों सूट तैयार हो गए क्या? हाँ आंटी जी, मैं तो बस आज आपका ही इंतजार कर रही थी कि कब आप सूट लेने आए। मुझे तेरी हालत देखकर बड़ा दुख होता है। अकेले सारे घर का काम संभालती है और कॉलेज भी जाती है, और एक तेरा बाप है जो हमेशा नशे में रहता है। तभी वहां नरेश आ जाता है। अच्छा, तो फिर से आ गई मेरी बेटी के कान भरने, और कोई काम नहीं है क्या? भाई साहब, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप जैसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। प्रियंका बेटा, ये लो तुम्हारी सिलाई के पैसे। ऐसा कहकर मुन्नी वहां से चली जाती है। गौरी, प्रियंका अपनी जेब गरम कर रही है ना, जल्दी से पैसे मुझे दे, आज तो मैं जी भर कर पीऊंगा। आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। घर में आज बिल्कुल भी राशन नहीं है। जब से माँ गई हैं, आपने हम दोनों भाई बहन का जीना हराम कर रखा है। दिन रात नशे में डूबे रहते हो। अरे मुझे फालतू के ज्ञान मत दे, जल्दी से पैसे दे, वरना मार मार कर तेरा भरता बना दूंगा। चाहे पिताजी आज आप मेरी जान ही निकाल दे, लेकिन मैं पैसे आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगी। आपको तो बिल्कुल शर्म नहीं है। आपके दोनों बच्चे भूख से कैसे तड़पते हैं, फिर भी आपको बस पैसे की पड़ी है। तभी वहां सुंदरी और सुरेंद्र आ जाते हैं। अजी देखो तो, कैसे अपने बाप से जुबान लड़ाकर हमारा नाम पूरे मोहल्ले में बदनाम करेगी। इतना कहकर नरेश प्रियंका के बाल पकड़कर उसे थप्पड़ मारने लगता है। दरअसल सुंदरी और सुरेश प्रियंका के चाचा चाची हैं, जो उसी के घर के पास वाले घर में रहा करते हैं। प्रियंका की मां की मृत्यु के बाद नरेश, सुंदरी और सुरेश तीनों मिलकर प्रियंका पर खूब अत्याचार करते हैं। बस करिए चाची जी, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है मुझे हाथ उठाने का। अच्छा, तू अपनी चाची से भी जुबान लड़ाएगी, तेरी तो आज खैर नहीं। इतना कहकर नरेश प्रियंका के बाल पकड़कर उसे थप्पड़ मारने लगता है। चाहे आज मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं राशन तो लेकर ही आऊंगी। ऐसा कहकर प्रियंका गुस्से में राशन लेने के लिए वहां से चली जाती है।
प्रियंका राशन की दुकान पर पहुंचती है। अरे क्या हुआ प्रियंका बेटी, आज तो तेरी आंखों में तू आंसू लिए आ रही है। आज फिर तेरी शराबी बाप ने तेरे ऊपर हाथ उठाया क्या? बेटी मुझे तो तेरी हालत देखकर बड़ी दया आती है। पता नहीं अंकल जी अच्छे दिन कब आएंगे। आज मेरी माँ होती तो शायद मेरा जीवन भी दूसरों की तरह अच्छा होता। खैर अब इन बातों का क्या फायदा, आप मुझे थोड़ा दाल चावल दे दीजिए। हाँ बेटी, सारा सामान तो मैं दे दूंगा, तू अपना ख्याल रखा कर और किसी बात की टेंशन मत ले, भगवान सब अच्छा करेगा। राशन लेकर प्रियंका घर की तरफ आ रही होती है, तभी रास्ते में उसकी दोस्त कोमल मिल जाती है। अरे यार प्रियंका, मैं तो तेरे घर आने वाली थी, कहाँ है आजकल? कॉलेज नहीं जाना क्या तुझे? हाँ कॉलेज तो जाना है, लेकिन मेरे पास सिलाई के बहुत कपड़े थे, इसीलिए कॉलेज नहीं जा रही थी, लेकिन कल सुबह जरूर जाऊंगी। सच में प्रियंका, तुझमें बहुत हिम्मत है। तू कॉलेज भी जाती है, घर का सारा काम भी करती है और साथ में सिलाई भी। चल मुझे नोट्स बनाने हैं, तू अपना ख्याल रख, कल कॉलेज में मिलते हैं। ऐसा कहकर कोमल वहां से चली जाती है। वहीं प्रियंका भी राशन लेकर अपने घर आ जाती है। दीदी बहुत जोर से भूख लगी, आप जल्दी से कुछ खाना बना दो ना। हाँ तेरे लिए ही मैं सबकी मार सह लेती हूँ। मेरे होते हुए मैं तुझे कभी भूखा नहीं सोने दूंगी। इतना कहकर प्रियंका खाना बनाने लगती है। तभी वहां सुरेंद्र और सुंदरी आ जाते हैं। भाई साहब, आज ना सुंदरी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, सोचा आपके यहाँ आ जाए। बिटिया तो वैसे भी खाना बना रही है, यहीं खा लेंगे। अरे हाँ भाई, घर की ही तो बात है, तुम लोग यहीं खाना खा लो, हम सब एक परिवार हैं। लो भाई, हो गया हमारा काम, आज फिर खाना बनाने से बच गई, आराम से यहाँ खाना खाकर जाऊंगी। प्रियंका सब लोगों के लिए खाना लगा देती है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सुरेंद्र और सुंदरी अपने घर चले जाते हैं। चलो अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, दिन भर से भूखी हूँ। जैसे प्रियंका रसोई में खाना देखती है, उसे अपने लिए कुछ भी नहीं मिलता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज फिर मुझे भूखा ही सोना होगा। इतना कहकर प्रियंका अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। रात के 3 बजे होते हैं। प्रियंका के पेट में जोर से दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। प्रियंका रसोई में जाती है, जहां 3-4 दिन पुरानी रात की रोटियां रखी होती हैं। इन्हीं बासी रोटियों को खा लेती हूँ। बासी रोटी खाते खाते प्रियंका को अपनी माँ की याद आ जाती है। माँ, आज तुम जिंदा होती तो मुझे बासी खाना नहीं खाना पड़ता। रोटी खाने के बाद प्रियंका सो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह का समय होता है। गोलू, तू अपना ध्यान रखना, आज मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैंने खाना बना दिया, ठीक है? ऐसा कहकर प्रियंका कॉलेज जाने लगती है। तभी नरेश उसे रोक लेता है। कहाँ जा रही है? कॉलेज के बहाने मेरी नाक कटवाने जा रही है? नरेश की बात सुनकर सुंदरी भी अपने घर से बाहर निकलती है और कहती है, यही तो कह रही हूँ भाई साहब, इसको घर से बाहर ही मत निकाला करो, जल्दी कोई अच्छा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर दो। चाची जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को बदनाम होना पड़े। इतना कहकर प्रियंका कॉलेज चली जाती है। कॉलेज पहुंचते ही कोमल उससे मिलती है। अरे यार, मैं कब से तेरा इंतजार करी थी। चल पहले कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आज मेरी माँ ने मेरी पसंदीदा पुलाव बनाया है, मैं तेरे लिए भी लेकर आई हूँ। दोनों कैंटीन में चली जाती हैं। ये खाकर तो देख यार, माँ के हाथ के खाने का स्वाद ही अलग होता है। कोमल की बात सुनकर प्रियंका अपनी माँ को याद करने लगती है। काश आज मेरी भी माँ जिंदा होती तो मैं भी अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाती। अरे यार, तू कहाँ खो गई? चल जल्दी से खाना खा, क्लास में भी तो जाना है। सब लोग खाना खाकर अपनी क्लास में चले जाते हैं। कुछ देर बाद प्रियंका अपने घर आ जाती है। शाम का समय होता है। प्रियंका बाहर कपड़े धो रही होती है। तभी वहां मनोरमा आती है। प्रियंका बेटा, थोड़ा तो अपना भी ध्यान रखा करो, क्या पूरा दिन काम ही करती रहती हो? इस उम्र में तो लड़कियां अपनी शादी की तैयारी करती हैं और तुम अपने घर का खर्च संभालती हो। कैसा निकम्मा और निखट्टू बाप है तुम्हारा जो हर समय नशे में रहता है। आंटी जी, सब कुछ मेरे कर्मों का ही फल है। ना जाने मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों लिखा है। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उनके कंधे पर सिर रखकर रो तो लेती। वहीं सुंदरी बालकनी में खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है। देखो तो कैसे हमारी और अपने बाप की नाक कटवा रही है, मोहल्ले वालों के सामने बदनाम कर रही है। इसको तो अभी अच्छा सबक सिखाती हूँ। सुंदरी प्रियंका के पास आ जाती है। तभी वहां नरेश भी आ जाता है। अरे क्या हुआ? आज फिर से तुम्हें उल्टा सीधा बोल रही थी क्या? भाई साहब, ये तो आज आपकी भी बुराई कर रही थी। मोहल्ले वाले भी आपको नशेड़ी बोलने लगे हैं कि लड़की के पैसों पर पल रहा है। इतना सुनते ही नरेश डंडा उठाकर प्रियंका को जोर जोर से मारने लगता है। पिताजी छोड़ दीजिए, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की है, बिना बात के मुझे सजा दे रहे हो। ये सब देखकर मनोरमा वहां से चली जाती है। देखो तो कैसा बाप है,
किसी ने सही कहा है, बिना माँ की बच्ची का जीवन अधूरा होता है। प्रियंका रोते हुए अपने कमरे में खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है। माँ, तुम वहां से सब देख रही हो ना, अब मुझसे ये सब सहन नहीं जाता माँ। तभी गोलू वहां आता है। दीदी, आप फिर से रो रही हो? आपने तो पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे भाई, मैं खा लूंगी, तू मेरी चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुझे भी भूख लगी होगी, रुक मैं जल्दी से रसोई में जाकर खाना बना देती हूँ। इतना कहकर प्रियंका रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम का समय होता है। आज तो मेरे पास सिलाई के पैसे भी हैं। संडे बाजार से कम दाम में सब्जी ले आती हूँ और घर का राशन भी आ जाएगा। ऐसा कहकर प्रियंका सब्जी लेने के लिए चली जाती है। सुंदरी उसे देख लेती है। मैडम दिख गई, अब इससे अपना सामान उठवाऊंगी और अगर ज्यादा जुबान चलाई तो इसके बाप से बोलकर इसके काल खिंचवाऊंगी। सब्जी वाले भैया, आप मुझे आलू, प्याज और टमाटर दे दीजिए। चल मेरा ही सामान पकड़, देख कितना भारी हो रहा है और गलती से भी नीचे मत गिरने देना। अगर मैंने नहीं पकड़ा तो बाजार में सबके सामने मेरा बुरा हाल करेंगी। तभी एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। प्रियंका, जल्दी से इस कुत्ते को भगा, अगर इसने मुझे काट लिया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। प्रियंका कुत्ते को भगाने के लिए इधर उधर डंडा ढूंढने लगती है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। सारी सब्जियां नीचे बिखर जाती हैं। ये क्या किया तूने? मेरी इतनी सारी महंगी सब्जियां गिरा दी। इतना कहकर सुंदरी प्रियंका को जोर जोर से मारने लगती है। तभी वहां राम प्यारी आ जाती है। अरे देखो तो, बिना माँ की बच्ची पर कैसे अत्याचार कर रही है। काश इसकी माँ जिंदा होती। चाची, कुछ तो शर्म कर लो, बाजार में सब लोग देख रहे हैं। कैसी शर्म? चल चुपचाप घर, फिर तुझे बताती हूँ। इसके बाद दोनों घर आ जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह का समय होता है। तभी सुंदरी राम प्यारी को लेकर घर आती है। प्रियंका, ये राम प्यारी है और तेरी माँ की भी खास दोस्त थी। इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना, जल्दी से खाना तैयार कर। नमस्ते आंटी जी। इतना कहकर प्रियंका रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। प्रियंका सबके लिए खाना बनाती है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। लड़की तो सच में बहुत समझदार, सुंदर और सुशील है। मेरी नजर में एक रिश्ता है जिन्हें सिर्फ संस्कारी और घर संभालने वाली लड़की चाहिए। अगर रिश्ता हो गया ना तो तुम लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अरे बहन जी, फिर देर किस बात की है? आप हमारी तरफ से रिश्ते की बात को आगे बढ़ाइए। नरेश मन ही मन खुश होने लगता है। अरे कम से कम इस बहाने मुझे भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, जिससे मेरे पीने का जुगाड़ होता रहेगा। ठीक है भाई साहब, मैं लड़के वालों से फोन पर बात करती हूँ। ऐसा कहकर राम प्यारी वहां से चली जाती है। हे भगवान, आज फिर मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा खाने को। मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी भूखी रह जाती हूँ। कहीं ससुराल जाने के बाद भी मुझे ऐसे भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। पता नहीं शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। आपको क्या लगता है, क्या प्रियंका अपने पूरे जीवन में अच्छे पकवान और माँ जैसा प्यार देख पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आगे क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सभी लोग एक साथ हॉल में बैठे होते हैं। अरे राम प्यारी, आज कितने दिनों बाद तुम्हारा आना हुआ। मैं एक बहुत ही सुशील और घर संभालने वाली लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ। बिना माँ की बच्ची है लेकिन घर को ऐसे संभाल लेती है कि देखकर दिल खुश हो जाता है। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हमें तो अपने घर को संभालने के लिए एक संस्कारी लड़की ही चाहिए। ये लीजिए लड़की वालों का पता और ये देखिए लड़की कितनी प्यारी और सुशील है। तभी विजयपाल राज को लड़की की फोटो दिखाते हैं। राज बेटा, तुम भी लड़की की फोटो देखो, तुम्हें कैसी लगी? हाँ पिताजी, जैसा आपको सही लगे। लड़की तो वाकई सुंदर है और सुशील भी है। ठीक है भाई साहब, फिर आप लोग आज ही लड़की को देखने चले जाइए, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर राम प्यारी वहां से चली जाती है। विजयपाल अपने पूरे परिवार के साथ प्रियंका को देखने के लिए उसके घर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही नरेश, सुरेंद्र और सुंदरी मौजूद होते हैं। आइए बहन जी, आइए। सुंदरी मन ही मन सोचने लगती है। अरे वाह, पहली ही बार में इतने सारे गहने लेकर आए हैं। एक बार रिश्ता पक्का हो जाए फिर इनसे महंगे महंगे गहने मांगूंगी। इतने अमीर लोग हैं, इनके पास पैसों की थोड़ी कमी है। वहीं सुरेंद्र भी मन ही मन सोचने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत अमीर लोग हैं। एक बार रिश्ता पक्का हो जाए फिर हमारे भी मजे ही हो जाएंगे। नरेश भाई साहब तो वैसे भी नशेड़ी हैं, इन्हीं का बहाना बनाकर इनसे पैसे मांगा करेंगे। सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं। तभी प्रियंका सबके लिए चाय बनाकर लेकर आती है। बहन जी, आपकी लड़की तो सच में बहुत सुंदर और सुशील है। हमें तो पहली नजर में ही पसंद आ गई। बहन जी, रिश्ता हमारी तरफ से भी पक्का है, लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं?
हम तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। आप हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। तभी घर के बाहर एक गाय आ जाती है। गाय की आवाज सुनकर प्रियंका गाय को रोटी खिलाने जाती है। तभी वो देती है कि गाय के पैरों में लगी चोट से खून निकल रहा होता है, जिसे देखकर प्रियंका अपने रूम में जाती है और मलहम लाकर गाय के पैरों में लगाने लगती है। ये देखकर राज मन ही मन खुश हो जाता है। अरे वाह, इतनी अच्छी और दयालु लड़की है, ऐसी लड़की मेरी जीवन साथी बनने के लायक है। इसी के साथ दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। विदाई का समय होता है। दीदी आपके बिना मेरा क्या होगा? मत रो, तेरी दीदी हमेशा तेरे साथ है। अरे गोलू बेटा, हम है ना तेरे लिए। देख, तेरी दीदी की तो शादी हो गई है, अब ये थोड़ी ना तेरे साथ रहेगी। कुछ ही देर में प्रियंका की बड़ी धूमधाम से विदाई हो जाती है। मुनीश पूरे मान सम्मान के साथ प्रियंका का गृह प्रवेश कराती है। मुनीश बहन जी, बहुत ही सुंदर सुशील बहू लेकर आई हो। बस अब ये आप लोगों का अच्छे से ख्याल रखे। ऐसा कहकर मेहमान वहां से चली जाती है। प्रियंका चलो, तुम दिन भर की थकान से थक गई होगी, तुम्हें कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह प्रियंका 4 बजे उठ जाती है। अरे आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है। प्रियंका तैयार होकर नीचे मंदिर में आकर पूजा अर्चना करने लगती है। आरती की आवाज सुनकर मुनीश की नींद खुल जाती है। अरे सुबह के 4 बजे कौन इतनी जोर जोर से आरती कर रहा है? मेरा सिर दर्द हो गया। मुनीश नीचे आती है। प्रियंका उनके पैर छूती है। बहू, इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में सब कुछ हमारे तरीकों से होगा। ऐसे मेरी नींद खराब मत किया करो। इतना कहकर मुनीश वहां से चली जाती है। सासू माँ का तो दिन निकलते ही मुंह बन गया। भगवान जी, न जाने आगे क्या होगा। ये सोचते हुए प्रियंका अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। कुछ देर बाद घर के सभी लोग उठ जाते हैं। प्रियंका बहू, कमरे में मूर्ति बनकर बैठी रहोगी क्या? नीचे आओ। मुनीश की आवाज सुनकर प्रियंका तुरंत नीचे आ जाती है। मम्मी जी, मुझे पता है कि आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। आप सब लोग बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर प्रियंका रसोई में चली जाती है। अरे बहू, तुम रसोई में आ गई। खाना तो मैं ही बना लूंगी। रसम में तुम बस हलवा बना देना। नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी, आप परेशान मत होइए। सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा ना, खाना मैं बनाऊंगी। तुम बस हलवा बनाकर बाहर आकर बैठ जाओ। प्रियंका हलवा बनाकर सबके साथ बाहर आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में मुनीश अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वाह भाई मुनीश, आज बहू की पहली रसोई की रस्म थी, लेकिन आज भी तुमने अपने हाथों से खाना बनाया। ऐसी कोई बात नहीं है जी, बस मैं चाहती थी कि खाना अपने हाथों से ही बनाऊं। सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। दोपहर का समय होता है। प्रियंका अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। हे भगवान, ना जाने मेरा भाई वहाँ कैसा होगा, उसे समय पर खाना भी मिल रहा होगा या नहीं। तभी वहां राज आता है। अरे क्या सोच रही हो? इतनी गहरी सोच में डूबी हुई हो मेरी धर्मपत्नी जी? कुछ नहीं, मुझे तो बस अपने भाई की बहुत फिक्र हो रही है। ना जाने मेरे पीछे वो कैसा होगा। तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। चलो कहीं घूमने चलते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम शॉपिंग पर जाएंगे। दोनों शॉपिंग के लिए निकलने लगते हैं। तभी मुनीश वहां आ जाते हैं। बहू, कहाँ जा रही हो? कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। जहाँ जा रही है, समय से वापस आ जाना। दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। तभी वहां कोमल मिल जाती है। अरे वाह यार प्रियंका, शादी के बाद तो तेरे चेहरे पर अलग ही निखार आ गया। तुझे इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जीजू भी तेरा कितना ध्यान रखते हैं। हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन मायके में जो कुछ भी हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम का समय होता है। अरे आज तो मुझे देर हो गई, जल्दी से रसोई में जाकर खाना बना लेती हूँ। तभी वहां मुनीश आती है। बहू रहने दो, खाना तो मैं बना लूंगी। तभी विजयपाल वहां आ जाते हैं। अरे भाई, दोनों सास बहू के बीच क्या बातें हो रही हैं? बहू, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दो। अजी आप इसको क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे बोल देते चाय के लिए, मैं ही चाय बनाकर ले आती हूँ और खाना भी। बहू चलो, तुम्हारी सास तो खुद ही सब कर लेगी। इसे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इसके काम में दखल दे। कुछ ही देर में मुनीश तरह तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। रात का समय होता है। राज जी, मुझे समझ नहीं आता कि मम्मी जी को मुझसे क्या परेशानी है। वो मुझे खाना बनाने तक नहीं देती, पता नहीं ऐसा क्यों करती है। अरे भाग्यवान, तुम इतना सोच क्यों रही हो? अब ज्यादा मत सोचो, चुपचाप सो जाओ। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सुबह का समय होता है। प्रियंका रसोई में साफ सफाई कर रही होती है। तभी वहां मुनीश आती है। बहू, तूने तो साफ सफाई कर डाली। आज बारिश का मौसम भी कितना सुहाना है। मेरा बड़ा मन कर रहा है कि हम दोनों बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएं।
प्रियंका मनी मन सोचने लगती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि मम्मी जी कब गुस्सा करती हैं और कब प्यार। किस सोच में पड़ गई, जल्दी तैयार होकर आ जा। प्रियंका जल्दी से तैयार होकर आती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाती हैं। रेस्टोरेंट में एक महिला अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। ये देखकर प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश आज मेरी माँ भी जिंदा होती तो मुझे भी ऐसे ही अपने हाथों से खाना खिलाती। बहू क्या हुआ, तो फिर रोने लगी? कुछ नहीं मम्मी जी, बस मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मेरी माँ भी बचपन में मुझे ऐसे ही अपने हाथों से खाना खिलाती थी। चलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। ठीक है बहू, जैसा तुझे सही लगे। चलो घर चलते हैं। दोनों घर वापस आ जाती हैं। मुनीश मन ही मन सोचने लगती है, बहू को अपनी माँ की याद आ रही है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे हमेशा खुश रखूं। मेरी कोई बेटी नहीं है तो आज से ये मेरी बहू नहीं बेटी है। रानी बनाकर रखूंगी मैं इसे। शाम का समय होता है। सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। आप सब लोग बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए खाना बनाकर लेकर आती हूँ। तभी विजयपाल वहां आते हैं। अरे तुम खाना क्यों बनाओगी? आज तो मैं सारा खाना बाहर से लेकर आया हूँ, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अजी आप बाहर से खाना क्यों ले आए? मुझे बता देते कि आपको क्या खाना है, मैं घर पर ही बना देती। अरे भाग्यवान, कभी तो हमें भी बाहर का खाना खाने दिया करो। चलो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। जी मैं अभी लगाती हूँ। प्रियंका सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। प्रियंका मनी मन सोचने लगती है, यहाँ तो मुझे तरह तरह के पकवान खाने को मिल रहे हैं और एक मेरे मायके में था कि सूखी रोटी तक नसीब नहीं होती थी। अरे तुम आज फिर से ख्यालों में खो गई। खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है, बस मायके की याद आ गई थी। बहू अब मायके को याद करना छोड़ दो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, यही तुम्हारा घर है। मुनीश की बात सुनकर प्रियंका खाना छोड़कर चुपचाप अपने कमरे की बालकनी में चली जाती है। मम्मी जी आपको नहीं पता कि मुझे अपने मायके में अपने भाई की कितनी याद आती है, न जाने वो कैसा होगा। तभी राज कॉफी बनाकर कमरे में आता है। अरे तुम बीच में ही खाना छोड़कर आ गई, लगता है तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। लो मेरे हाथ की गर्मा गर्म कॉफी पियो। दोनों आसमान की ओर देखते हुए कॉफी पीते हैं और बातें करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। दोपहर का समय होता है। जोर जोर से बारिश हो रही होती है। सभी लोग एक साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। अरे वाह, देखो तो बारिश का कितना सुहाना मौसम हो गया है। ऐसे में अगर गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जी आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मुझे तो बारिश में माँ के हाथ के प्याज, पालक और पनीर के पकौड़े बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी तब माँ बारिश में हमेशा हमें पकौड़े बनाकर खिलाया करती थी। अच्छा तो फिर आज मैं सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी आप बैठिए, मैं बनाकर लेकर आती हूँ। बहू तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हर बार मुझे बीच में मत रोका करो। अरे मैं तो इनके भले की बात कर रही थी, लेकिन ये तो मुझे ही डांटने लगी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मुनीश रसोई में जाकर सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाने लगती है। कुछ ही देर में वो पकौड़े बनाकर ले आती है। सभी लोग एक साथ बैठकर पकौड़े खाने लगते हैं। वाह भाई मुनीश, तुमने तो इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं। तभी पड़ोसन मनोरमा वहां आ जाती है। अरे बहन जी, इस उम्र में भी तुम खाना बना रही हो? अब तो घर में बहू आ गई है, बहू से काम कराया करो। बहन जी अभी तो भगवान की दया से मेरे हाथ पैर अच्छे चलते हैं, मुझे किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप बताइए आपका कैसे आना हुआ? अरे बहन जी बारिश हो रही थी, मेरा मन था कि आपसे 2 घड़ी बैठकर बातें करूं, लेकिन आपका तो फैमिली टाइम चल रहा है, मैं फिर कभी आऊंगी। ऐसा कहकर मनोरमा वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम का समय होता है। बहू बड़े दिन हो गए हम दोनों कहीं शॉपिंग करने नहीं गए, चल आज शॉपिंग पर चलते हैं। दोनों सास बहू शॉपिंग करने चली जाती हैं। तभी वहां मुन्नी मिल जाती है। अरे वाह, तुम सास बहू की तो बड़ी अच्छी जोड़ी, वरना आजकल तो सास बहू का 36 का आंकड़ा रहता है। ऐसी कोई बात नहीं बहन जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को किसी भी चीज की कमी महसूस हो। कुछ देर बातें करने के बाद मुनीश और प्रियंका शॉपिंग करके लौट आती हैं। अरे वाह, सास बहू दोनों चोरी चोरी बिना बताए शॉपिंग करके आ गई। अरे कम से कम हमें भी साथ ले जाती, हमारा भी तो मन करता है परिवार के साथ समय बिताने का। अरे इसमें कैसी बात है, चलो आज हम सब फैमिली डिनर के लिए बाहर चलते हैं। सभी लोग कार में बैठकर डिनर के लिए चले जाते हैं। बहू बता तू क्या खाएगी? मम्मी जी जो आप सबको पसंद हो वही मंगा लीजिए। प्रियंका मनी मन सोचने लगती है। यहाँ सब लोग मेरी कितनी देखभाल करते हैं, मेरी पसंद नापसंद पूछी जाती है, और एक मेरा मायका था जहाँ मुझे हमेशा ताने, गालियां और सूखी रोटी ही मिली। सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं और फिर घर लौट आते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। दोपहर का समय होता है। प्रियंका सिर पकड़कर बैठी होती है। तभी वहां मुनीश आती है। बहू क्या हुआ, सिर पकड़कर क्यों बैठी हो? तेरी तबीयत तो ठीक है? मम्मी जी बस हल्का सा सिर दर्द हो रहा है। रुक मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ।
ऐसा कहकर मुनीश रसोई में जाती है और चाय बनाकर ले आती है। प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कितनी गलत थी, मम्मी जी को गलत समझ रही थी, लेकिन ये तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं। बहू क्या हुआ? अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुलाऊं क्या? बेटा रो मत। मम्मी जी मुझे लगता था कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन आप तो बिल्कुल माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। बहू अब तो कभी खुद को अकेला मत समझना, आज से मैं तेरी सास नहीं तेरी माँ हूँ। इतना कहकर मुनीश वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। रात का समय होता है। प्रियंका बालकनी में खड़ी होकर आसमान की तरफ देख रही होती है। अरे रात के 3 बज रहे, बालकनी की लाइट किसने जला रखी है? देखती हूँ। मुनीश बालकनी की तरफ आती है। आज मेरा जन्मदिन है, काश माँ जिंदा होती तो मेरी पसंद के पकवान बनाती, पूरे घर की सजावट करती, लेकिन अब माँ नहीं है तो जन्मदिन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। प्रियंका खुद से बातें करते हुए रो रही होती है। मुनीश उसकी सारी बातें सुन लेती है। अच्छा तो कल मेरी बहू का जन्मदिन है, मैं इसे ऐसा सरप्राइज दूंगी कि ये खुशी से झूम जाएगी। अगली सुबह मुनीश राज और विजयपाल को सारी बात बता देती है। अरे माँ, आपने तो बहुत अच्छा सोचा, हमें प्रियंका के लिए ग्रैंड बर्थडे पार्टी रखनी चाहिए। हम सारे मेहमानों और उसके मायके वालों को भी बुलाएंगे। ये सब ठीक है, लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम आज बहू को पूरे दिन अनाथालय के बच्चों से मिलवा लाओ, उसका मन भी बहल जाएगा। तब तक मैं और तुम्हारे पिताजी मिलकर बर्थडे पार्टी की सारी तैयारी कर लेंगे। माँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है, मैं अभी प्रियंका को लेकर अनाथालय जाता हूँ। मुनीश बहू के लिए पकवान बनाती है। मेहमान आ जाते हैं। घर को फूलों गुब्बारों से सजाया जाता है और बड़ा डीजे लगता है। शाम को जैसे ही राज और प्रियंका पहुंचते हैं, लाइटें बंद हो जाती हैं, फिर लाइट जलती है और सब हैप्पी बर्थडे गाकर प्रियंका को शुभकामनाएं देते हैं। राज जी, ये सब किसने किया? मेरा जन्मदिन तो आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता था। अरे ये सब तुम्हारी सासू माँ ने किया है। इतना सुनते ही प्रियंका दौड़कर मुनीश के गले लग जाती है। मम्मी जी, आपने मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ किया, ये सब तो मेरी माँ किया करती थी, काश आज मेरी माँ जिंदा होती। इतना कहकर प्रियंका की आंखों में अब वो पुरानी धुंधली यादें दिखने लगती हैं। प्रियंका की माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, लेकिन नरेश ने कभी उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं की और वो हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता था। इलाज के अभाव में एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। माँ के जाने के बाद उसके चाचा चाची और पिता उस पर खूब अत्याचार करते थे। ना मेरी बच्ची, अब रो मत। अब तेरे सामने तेरी सास नहीं तेरी माँ खड़ी, तुझे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगी। तभी वहां सुंदरी पहुंच जाती है। देखो तो शादी के बाद ससुराल में कितनी हीरोइन बन रही है। मैंने इससे गहने पैसे मांगने के लिए कितनी बार कॉल किया, पर इसने उठाया तक नहीं, मुझे इग्नोर किया। आज मुझे मौका मिला है, आज इसको अच्छे से बताती हूँ। ऐसा सोचकर सुंदरी प्रियंका का हाथ पकड़ने लगती है। तभी वहां मुनीश आ जाती है। बहन जी, खबरदार, अगर मेरी बहू पर एक उंगली भी उठाई तो भूल जाऊंगी कि आप रिश्तेदार हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। बिन माँ की बच्ची पर आपने मायके में कितना अत्याचार किया। नरेश भाई साहब, आपको भी शर्म आनी चाहिए थी। अपनी फूल जैसी बच्ची को आपने कितना तड़पाया है। मुनीश की बातें सुनकर सभी मेहमान नरेश की आलोचना करने लगते हैं। अरे कैसा नीच बाप है, अपनी ही बेटी पर इतना अत्याचार किया। सभी मेहमान सुंदरी और सुरेंद्र को भी खरी खोटी सुनाने लगते हैं। सबकी बातें सुनकर नरेश, सुंदरी और सुरेंद्र को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। प्रियंका बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब से ऐसा कभी नहीं होगा। पिताजी, मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन आपको हमेशा के लिए शराब छोड़नी होगी और मेरे गोलू भाई का हमेशा ध्यान रखना होगा। दीदी, आपकी सासू माँ ने मेरा एक बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया है, वो हमेशा मुझे खर्चा पानी भी देती हैं। इतना सुनते ही प्रियंका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद मम्मी जी, आपने मेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया। सच में आप सास नहीं बल्कि माँ है, जो मेरा हर दुख दर्द समझती है। अरे भाई, अब जल्दी से केक तो काट लो। प्रियंका केक काटती है। सभी लोग जन्मदिन की पार्टी में डांस करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद मुनीश हमेशा प्रियंका को अपनी बेटी की तरह प्यार और सम्मान देती है। आपको क्या लगता है, क्या आज के जमाने में भी ऐसी सास होती हैं जो अपनी बहू के लिए इतना सब कुछ करती हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।